मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एक फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई। ये एक्स वाई एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, यानी कि इसकी लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट लेंथ है। इसमें करंट फ्लो हो रही है आई इन अपवर्ड डायरेक्शन। वाई से एक्स की ओर आई करंट फ्लो हो रहा है। एंड पी इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यहाँ से इस वायर एक्स वाई से पी का डिस्टेंस स्मॉल ए है। इस पी को हमने वायर के दोनों एंड से मिला दिया, वाई से और उधर एक्स से, दोनों एंड से इसको मिला दिया। जब इसे वाई एंड से मिला रहे हैं तो ये ओपी लाइन के साथ एंगल बना रहा है फाई 2, और जब इसे पी एक्स से एंड से मिला रहे हैं तो ओपी लाइन के साथ एंगल बन रहा है फाई 1, जिसे मैंने थोड़ा बाहर निकाल के दिखाया, एरो बनाकर बाहर लिख दिया है क्योंकि अंदर जगह नहीं। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि एंगल ओ पी वाई इक्वल फाई 2 एंड एंगल एक्स पी ओ इक्वल फाई 1। एक्स पी ओ ये एंगल फाई 1 है, एक्स पी ओ एंड एंगल बाई पी ओ इज फाई 2। वायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वायो-सेवर्ट लॉ स्मॉल एलिमेंट पर अप्लाई होता है, तो इस एक्स वाई फाइनाइट लेंथ के वायर का एक स्मॉल पार्ट सी डी हमने कंसिडर किया, जिसकी लेंथ भी स्मॉल है डी एल। इस डी एल करंट एलिमेंट, वायो-सेवर्ट लॉ में हमने बताया था कि जो स्मॉल एलिमेंट चूज करते हैं उसका नाम करंट एलिमेंट होता है, करंट एलिमेंट बोला जाता है उसको। तो स्मॉल करंट एलिमेंट की डिस्टेंस पॉइंट पी से आर ले ली गई है। ये स्मॉल करंट एलिमेंट है, तो जो डिस्टेंस सी पी होगा वही डिस्टेंस ऑलमोस्ट डी पी भी होगा। सी डी बहुत स्मॉल एलिमेंट है, इसलिए जो सी पी का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस डी पी का भी होगा। लेकिन माइक्रो लेवल पर वर्क करने पर आप ये देखेंगे कि डी पी मस्ट बी ग्रेटर देन सी पी। डी पी सी पी से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसा डायग्राम में दिख भी रहा है। तो सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाएगा डी पी के ऊपर, वो परपेंडिकुलर सी है। ये डायग्राम में सी परपेंडिकुलर है, ये हम परपेंडिकुलर सी ही ड्रॉ कर देंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स दोनों साइड आर आर रह जाएगी, सी पी बी आर और ई पी बी आर। और हम करंट एलिमेंट सी डी का डिस्टेंस भी पी से आर ही एज्यूम करेंगे, आर ही मानेंगे। एंगल सी पी ई या फिर एंगल सी पी डी, डी फाई है जैसे कि यहाँ दिख रहा है डी फाई, एंड एंगल ओ पी सी या फिर सी पी ओ, ये एंगल फाई है। ये आर डिस्टेंस है और ये सब हमने लिख दिया है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। एंगल एक्स पी ओ फाई 1, एंगल बाई पी ओ फाई 2, एंगल सी पी ओ फाई एंड एंगल सी पी डी डी फाई। ये एंगल्स हैं एक्स पी ओ फाई 1, बाई पी ओ फाई 2, सी पी ओ फाई और एंगल सी पी डी डी फाई। सब यहाँ पर हैं इस डायग्राम में। एंगल एक्स पी ओ फाई 1, एंगल बाई पी ओ फाई 2 होगा, एंड एंगल सी पी ओ फाई, एंगल सी पी डी डी फाई। ये एंगल यहाँ ले लीजिए।
सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल सी डी ई में। इन ट्राइंगल सी डी ई, सी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और वैसे भी किसी एंगल में, किसी ट्राइंगल के अंदर एंगल के सामने वाली लाइन, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर नॉर्मल कहलाती है। और ये 90 के सामने वाला सी डी है तो सी डी हो गया हाइपोटेन्यूज। अगर मैं सी अपॉन सी डी लिखूँ तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसकी वैल्यू साइन थीटा होगी। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है सी अपॉन सी डी इक्वल साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से सी ई आ गया सी डी साइन थीटा, सी इक्वल सी डी साइन थीटा। और जो सी डी है ये डी एल, तो सी डी की वैल्यू पुट कर दी डी एल साइन थीटा, सी इक्वल डी एल साइन थीटा। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं पी सी, ये ट्राइंगल पी सी ई, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एक बहुत बड़े सर्किल का एक आर्क, छोटा सा सेक्टर माना जा सकता है। एक बहुत बड़े सर्किल का एक सेक्टर, इसमें हम लगा सकते हैं एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। डी फाई एंगल है, आर्क हो गया सी और रेडियस है आर, तो डी फाई इक्वल हो जाएगा सी अपॉन आर। एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस से डी फाई इक्वल सी अपॉन आर। और सी की वैल्यू हमने ये फाइंड की हुई है डी एल साइन थीटा, तो सी की जगह पुट कर दिया डी एल साइन थीटा अपॉन आर। डी एल साइन थीटा इक्वल आर डी फाई आर। डी एल साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की क्योंकि वायो-सेवर्ट लॉ में डी एल साइन थीटा आता है, जिसको हमें रिप्लेस करना होगा आर डी फाई से। अकॉर्डिंग टू वायो-सेवर्ट लॉ डी वी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी एल साइन थीटा की जगह आर डी फाई पुट कर देंगे, डी एल साइन थीटा को आर डी फाई, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचता है आई डी फाई अपॉन आर। डी वी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर। ये डी वी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर। इन ट्राइंगल पी सी ओ, इन ट्राइंगल पी सी ओ, पी सी ओ में ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए अपॉन आर इक्वल कॉस फाई, कॉस फाई इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस फाई इक्वल ए अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा फॉर्मूला आ गया था डी वी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टी फाई अपॉन आर। अब हमने ट्राइंगल पी ओ सी लिया, उसमें कॉस फाई की वैल्यू है ए अपॉन आर, तो अब ये भी समझा रहा था मैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन कॉस फाई, आर इक्वल ए अपॉन कॉस फाई। यहाँ इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, डी वी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज़ लिखा, आई अपॉन आर, आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस फाई और डी फाई को एज इट इज़ लिखा। कॉस फाई पलट के ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला आ जाता है डी वी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। जब यहाँ से डी हटाएंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब आपको लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट कैसे पुट करोगे? हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एक्स से वाई तक कंप्लीट वायर की वजह से, और हमने जो फॉर्मूला फाइंड किया है वो सिर्फ डी एल लेंथ का फाइंड किया है, सी से डी तक का। और वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम एक्स टू वाई। तो यहाँ से पॉइंट पी से एक्स के लिए एंगल है φ1 और वाई के लिए एंगल है φ2। तो हमारी लिमिट होगी फ्रॉम φ1 टू φ2। φ1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, φ1 आप एंगल को ऐसे ड्रॉ करेंगे, इधर एंगल φ1 इधर क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होगा। और φ2 ओपी लाइन से नीचे ड्रॉ होगा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे
फाई टू के लिए इधर हाथ घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये माइनस का होगा, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो ये फाई वन पॉजिटिव रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से फाई टू नेगेटिव रहेगा। तो लिमिट होगी प्लस फाई वन टू माइनस फाई टू। तो हमने लिमिट लगा दी प्लस फाई वन और माइनस फाई टू, यानी माइनस फाई टू से प्लस फाई वन। कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, लिमिट माइनस फाई टू फाई वन। एक बार अपर लिमिट रखी, एक बार लोअर लिमिट रखी। साइन का माइनस बाहर आके प्लस बना देगा, तो फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ये यहाँ पर उस पॉइंट का वायर से डिस्टेंस है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। केस फर्स्ट, सपोज ए वायर इज ऑफ इन्फिनिटी लॉन्ग। वायर इन्फिनाइट लेंथ का है। अगर वायर इन्फिनाइट लेंथ का होगा तो फाई वन फाई टू दोनों पाई बाई टू के इक्वल हो जाएंगे। कैसे? ये एक्स वाई वायर है। पहले हम वाई एंड पर विचार करते हैं, वाई एंड को कंसीडर करेंगे अपनी थिंकिंग में। तो वाई एंड के लिए कंसीडर करने पर अगर ये वाई एंड यहाँ तक होता तो ये एंगल फाई टू से छोटा रहता, और वाई टू थोड़ा और नीचे तक होता तो ये एंगल फाई टू से बड़ा हो जाता। तो इस तरह आप ये समझ पा रहे हो कि जितना एंगल बड़ा होता है, वाई जितना दूर जाता जाएगा उतना एंगल फाई टू इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जब वाई इन्फिनाइट लेंथ का हो जाएगा और ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा वाई पॉइंट, तो ये यहाँ से जो लाइन हमें वाई पर कनेक्ट करनी होगी, और वाई चला गया इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर तो कोई लाइन कनेक्ट ही नहीं हो सकती। सिर्फ इन्फिनिटी पर जाकर वही लाइन मिल सकती है जो पैरेलल होती है। आपने पढ़ रखा है कि इन्फिनिटी पर दो पैरेलल लाइंस मीट करती हैं। ओ वाई इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से पी से जो पी वाई लाइन आ रही है, ओ वाई इन्फिनिटी पर चला गया क्योंकि वाई इन्फिनिटी पर है। तो पी वाई को भी इन्फिनिटी पर जाना होगा, और पी वाई को इन्फिनिटी पर ले जाने के लिए पी वाई ओ वाई के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि दो जब वाई इन्फिनिटी पर है और पी को वाई से मिलना है तो इन्फिनिटी पर वही लाइन मिल सकती है जो पैरेलल होती है। वाई इन्फिनिटी पर पहुंच गया, अब ओ वाई इन्फिनिटी तक लंबी लाइन हो गई है। हम पी को वाई से मिलाना चाहते हैं और वाई इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर कौन सी लाइन मिलती हैं? जो पैरेलल होती हैं। तो पी वाई को ओ वाई के पैरेलल होना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अगर पी वाई को मैं पैरेलल कर दूँ ओ वाई के, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, और जब पी वाई पैरेलल टू ओ वाई होगी तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी फाई टू 90 बन जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ होगी इस वाले पार्ट में। एक्स जब इन्फिनिटी पर चला जाएगा और आप पी को एक्स से मिलाना चाहते हो और एक्स इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर कौन सी लाइन मिलती है? जो पैरेलल होती है। तो पी एक्स को भी ओ एक्स के पैरेलल होना पड़ेगा, और जब पी एक्स को हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे ओ एक्स के, तो फाई वन 90 होगा। तो फॉर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर फाई वन एंड फाई टू बोथ आर इक्वल टू पाई बाई टू। तो साइन फाई वन को भी हमने साइन पाई बाई टू लिख दिया, और साइन फाई टू को भी साइन पाई बाई टू लिख दिया। साइन पाई बाई टू 1, साइन पाई बाई टू 1, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स। तो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर का फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, वेयर ए इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P at which we have to find magnetic field intensity। अगर P का डिस्टेंस R होगा तो यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। केस सेकेंड, फॉर सेमी इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। अगर वायर सेमी इन्फिनाइट है, यानी एक एंड एक्स उसका इन्फिनिटी पर है और वाई जस्ट P के सामने, P इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द वायर इज A। तो यहाँ पर फाई टू तो जीरो ही हो जाएगा, और फाई वन क्योंकि एक्स इन्फिनिटी पर है इसलिए पाई बाई टू रहेगा। तो आप फॉर्मूले में फाई वन को पाई बाई टू और फाई टू को जीरो रख दो। जब फाई वन को पाई बाई टू और फाई टू को जीरो पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए टेस्ला।
वायोसेवर लॉ का जो एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, इसका हमने फार्मूला पढ़ा था, V इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5 प्लस साइन 5। यहाँ ए इस स्क्वायर की साइड दी हुई है, इसलिए फार्मूले में मैंने R लिख दिया, आई अपॉन R डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। जैसे इस डायग्राम में अगर आप सिर्फ DA वायर को कंसीडर करो तो ये वैसा ही डायग्राम बन जाता है जैसा कि फाइनाइट लेंथ के वायर के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में आपको पढ़ाया गया है। क्वेश्चन ये है कि ये एक स्क्वायर है, इसमें साइड A है, करंट I फ्लो कर रहा है एंड यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O इज़ द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। तो इस वायर DA से O का डिस्टेंस A/2 होगा, क्योंकि ये साइड A है तो ये डिस्टेंस रहेगा A/2। हम सिर्फ वायर DA की वजह से O पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। फिर DA का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वायर पॉइंट O पर, उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो नेट फील्ड निकल आएगा। 4 टाइम्स क्यों करेंगे? क्योंकि ये 4 वायर है और राइट हैंड पाम रूल से थंब को रखो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स टुवर्ड्स O मतलब उस पॉइंट पर जहां हमें फील्ड फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि थंब करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स O की तरफ, तो ऐसे करके जो हमारा पाम है वो नीचे आ रहा है। राइट हैंड पाम रूल में पढ़ा था कि अगर ऐसे करके हाथ आता है तो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का इनटू द प्लेन, और ऐसे आता है तो डायरेक्शन होता है आउटवर्ड टू द प्लेन। और वैसे भी बताया गया था कि क्लोज लूप में अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन डाउनवर्ड होता है, अंदर प्लेन में अंदर। चारों का डायरेक्शन ऐसे ही होगा अंदर की ओर, इसलिए चारों ऐड हो जाएंगे। एक वायर का निकाल लो, उसका 4 टाइम्स कर दो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। क्योंकि जितना फील्ड DA प्रोड्यूस करेगा उतना ही फील्ड AB प्रोड्यूस करेगा O पर, उतना ही BC प्रोड्यूस करेगा O पर, उतना ही CD प्रोड्यूस करेगा O पर, और चारों इक्वल भी प्रोड्यूस करेंगे। मान लो DA का मैग्नेटिक फील्ड है B, इसका भी B, ये भी B और ये भी B, और चारों का डायरेक्शन भी इनटू द प्लेन है, प्लेन में अंदर की तरफ है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड चारों को प्लस करके आएगा, B प्लस B प्लस B प्लस B 4B। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि B को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर सिर्फ DA का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें कि DA की डायरेक्शन भी इनटू द प्लेन है, AB की भी इनटू द प्लेन है, BC की भी इनटू द प्लेन है और CD की भी इनटू द प्लेन है, राइट हैंड पाम रूल से। तो चारों का डायरेक्शन अंदर होगा तो 4 टाइम्स कर देंगे। फॉर्मूला होता है VDA, सिर्फ DA वायर का लिख रहे हैं, VDA इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R साइन 5 प्लस साइन 5। यहाँ से 5 ये A के साथ एंगल है और 5 D के साथ एंगल है, दोनों 45 होंगे स्क्वायर में, तो दोनों को 45 लिख दिया। और R की वैल्यू, ये साइड A है तो R की वैल्यू आएगी A/2 रख दी R की जगह। R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। 2 पलट कर ऊपर चला गया, साइन 45 की वैल्यू कर दी, जो ऐड होके आ जाता है 2/√2। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7, 2i/A और √2 से 2 कैंसिल, √2 टाइम्स। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड VO फाइंड करेंगे तो उसका 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 4 × VD।
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू में तो ये आ जाएगा 4 टू द 8 √2 10⁻⁷ I/8 यूनिट टेस्ट।